हुआ है रिकॉर्डिंग स्टार्ट? देखो तो एक बार। यस सर, हो गया। ओके सर, ठीक है। तो सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में सबको गुड इवनिंग। अच्छा देखो, फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे? फाइनेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, बेसिकली वर्किंग कैपिटल है बट उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट में, है ना सर। तो कैश मैनेजमेंट में आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने बाउमल, हाँ सर बाउमल को पढ़ चुके हैं, बाउमल मॉडल। और क्या बाउमल के छोड़कर और किसको पढ़ा सर हम लोगों ने लास्ट क्लास? किसको? मिलर एंड ओर मॉडल, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बाउमल हो या मिलर एंड ओर, इन लोगों ने हमें क्या सिखाता है, बाउमल क्या सिखाता है, मिलर एंड ओर क्या सिखाता है, कि आप एक बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस करने के टाइम पे कैश का जरूरत पड़ता है। अरे बिना कैश का कौन बिजनेस करेगा? कोई बिजनेस नहीं होगा ना बिना कैश का। कैश के बिना बिजनेस कैसे करोगे? कैश तो चाहिए। नाउ पॉइंट इज दैट कैश तो आपको चाहिए, कैश हमें भी चाहिए, कैश किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि उस कैश को मैनेज कैसे करना। अब उस मैनेजमेंट के बारे में जब भी ये कैश का मैनेज का बात होता है तो वो फाइनेंस का पार्ट है। अब एज ए फाइनेंस ऑफिसर, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, आपको ये अप्रोच यूज करना होता है। और आप अपने बिजनेस को या फिर जिस कंपनी में आप बिजनेस का मतलब फाइनेंस मैनेजर हो, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि किस हिसाब से कैश को मैनेजमेंट करना चाहिए। जिसके हिसाब से हम लोगों ने बाउमल पढ़ा, मिलर एंड ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो लास्ट दिन मैंने आप लोगों को बाउमल का भी कुछ होमवर्क दिया था और मिलर का भी एक होमवर्क दिया था। मोस्ट प्रोबेबली मिलर का कोई होमवर्क नहीं था, बाउमल का ही होमवर्क। बाउमल का एक होमवर्क था, बाकी नहीं था। बाउमल का ही होमवर्क था। एक मैं पहला दिन के क्लास में लिखा के रखा था और एक मैं मोस्ट प्रोबेबली होमवर्क के तौर पे करवाया था। मतलब लास्ट दिन, मतलब प्रीवियस दिन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखा के दिया था और एक मैंने कल दिया था। ओके सर, मैं वही डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जो कल दिया था वो भी डिस्कस करना है और जो प्रीवियस क्लास में दिया था वो भी डिस्कस करना है। प्रीवियस दिन का क्वेश्चन मैंने शायद कॉपी में लिखाया था, है ना? यस सर। ओके। प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। क्या स्क्रीन शेयर है सर? है दादा। ओके यस सर। ठीक है। तो आज मैं बेसिकली होमवर्क सॉल्व कराऊंगा। कैश मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने लास्ट 2 क्लास में करा दिया। जिनका मिस है सर, मैं कैश मैनेजमेंट मिस है तो कैश मैनेजमेंट कर लो। जैसे प्रिया का मिस है तो मैं प्रिया को मस्ट रिकमेंड करूंगा सर कि प्रिया जरूर एक बार कैश मैनेजमेंट कर लेना। बिजनेस में भी हेल्प हो जाएगा, खुद के बिजनेस में भी हेल्प हो जाएगा और एज ए बिजनेस प्लानर भी हेल्प हो जाता है। ओके प्रिया, समझ में आया? ओके देखो सर, तो टोटल कैश रिक्वायरमेंट के बारे में एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था कि सपोज मानो कि आपको कैश का जरूरत है। अरे भाई किसको नहीं होता, सबको होता है। दिख रहा है ना? टोटल कैश रिक्वायरमेंट 500 लाख। यस सर प्लानिंग हॉराइजन 6 महीने के लिए। कितने दिन का प्लानिंग किया आपने? 6 महीने का बिजनेस है आपका। उस मतलब बिजनेस आपका मोर देन 6 मंथ्स होगा, बट ये जो प्लानिंग आप करेंटली कर रहे हो ये 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो। अब 6 मंथ्स के प्लानिंग हॉराइजन में आपको कैश कितना जरूरत लग रहा है? 500 लाख का, ठीक है। अब देखो ऐसे रिक्वायरमेंट हम लोग करते कि नहीं करते रियल लाइफ में? अरे किसी को कोई प्लांट बैठाना है, किसी को मार्केट में सेल करना है, तो इसी तरह से बिजनेस का प्रोजेक्ट डिसाइड किया जाता है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे दिमाग में आजकल एक बिजनेस के बारे में बहुत चलता है, पिज्जा वेंडिंग मशीन। आई डोंट नो कितना चलेगा बट मुझे लगता है कि ये चलेगा ये कोरोना पीरियड में तो और चलेगा। पिज्जा वेंडिंग, सपोज मानो कि आपको पिज्जा वेंडिंग मशीन लगाना है, या फिर मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बड़ा दिमाग चलता है आजकल कि सपोज आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके हिसाब से आपने
कुछ कैपिटल जुगाड़ किया, है ना? अरे चलता है आजकल तो अपने घर के छत पे भी और फार्मिंग हो जा रहा है ना सर? अरे क्या सही बोला मैंने? यस सर, यस सर, आजकल लोग अपने घर के छत में भी विदाउट मतलब इतना मिट्टी का यूज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि बिना मिट्टी का भी प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब फार्मिंग हो रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो सपोज मानो कि आपका जो भी है आप अपने घर में भी कर सकते हो, जमीन खरीद के भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपने एक प्लान बनाया कि भाई ऑलमोस्ट 500 लाख के आसपास का आपको जरूरत होगा, तो इसीलिए 6 महीने का एक प्लान आपने बनाया। चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि करेंटली इंडिया जितना सेल्फ सफिशिएंट बनेगा ना उतना बढ़िया। ऐसे मोदी जी ने सेल्फ सफिशिएंसी में क्या बोला, सुने होगी नहीं? अरे सुने कि नहीं सुने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? नहीं सर, एडिबल ऑयल के बारे में बोला सर, एडिबल ऑयल के बारे में। ये देखो मैंने एडिबल ऑयल लिखा, दिख रहा है सर? 11,000 करोड़ फॉर न्यू एडिबल ऑयल मिशन। मतलब गवर्नमेंट चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया खाने के लिए जो तेल का यूज होता है ना सर, उसमें बहुत सारा तेल हमें बाहर से लाना पड़ता है, इवन पाम ऑयल वगैरह भी। ठीक है, पाम ऑयल का यूज बहुत होता है, इवन पाम ऑयल भी। तो इंडिया चाहता है कि इंडिया में अपने एग्रीकल्चरल बेस को इतना बढ़िया बनाए, उसमें 11,000 करोड़ के आसपास इंडिया फाइनेंस कर रहा है बेसिकली। किसमें? एग्रीकल्चर में। वो किस चीज का एग्रीकल्चर? एडिबल ऑयल का। प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग एट ए वर्चुअल इवेंट टू रिलीज द 9th इंस्टॉलमेंट ऑफ इनकम सपोर्ट रुपीज 90,000 फॉर फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम। द वर्क इन पल्सेस और इन द पास्ट विथ व्हीट। यस, व्हीट में तो सर गवर्नमेंट ने क्या गजब का किया, आपको पता है सर? मैं आपको रियल डेटा दिखाता हूँ, ठीक है? कोई प्रो मोदी वाला बात नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट अ गवर्नमेंट का डेटा। अब ऐसा ना समझना कि प्रो मोदी का इमेज दिखाता है तो फिर ऐसे कर देते हो, ऐसा नहीं है। द वर्क वी डिड इन पल्सेस और इन द पास्ट इन व्हीट and paddy, now we have to take this some resolution for the production of edible oil. For our country to be self sufficient in this edible oil, we have to work fast. Okay, हमें जल्दी काम करना होगा। सर आप लोगों को पता है व्हीट में इंडिया ने क्या किया? अरे जल्दी बोल देते हैं, चलो। व्हीट में इंडिया ने रिवोल्यूशन कर दिया। अगर आप व्हीट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड देखोगे, सर देखो सर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, सेकंड नंबर पे। यस सर, चाइना फर्स्ट में है 133 पॉइंट, ये सब मिलियन मेट्रिक टन में है। 133.6 मिलियन मेट्रिक टन चाइना प्रोड्यूस करता है व्हीट। सेकंड में है 103.6 में इंडिया। अरे मजा आ गया सर देख के। सर एक चीज देखो, 2014 में जब ये गवर्नमेंट आया था उस टाइम पे 94.5 मिलियन मेट्रिक टन था। उसके बाद थोड़ा कम हुआ था 2015 में, बट देखो सर इवन 2009, 10, 12 में देखो, 2011-12 में देखो 80 मेट्रिक टन था। 80 मेट्रिक टन से 103 मेट्रिक टन। अरे वाह, मजा आ गया। इवन चाइना देखो सर, चाइना 115 था, 125 था, वो बस 133 तक आया है। इंडिया 80 से 103 तक आया है। आप समझ सकते हो, लास्ट 8 साल में चाइना ने हार्डली 6 मेट्रिक टन ही बढ़ा पाया, वहां इंडिया ऑलमोस्ट 23 मेट्रिक टन का, मिलियन मेट्रिक टन का डिफरेंस कर दिया। अरे दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इंडिया व्हीट में तो सेल्फ सफिशिएंट बन गया। अभी इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था फाउंडेशन लेवल का, तो वहीं पर मैं ये वाला एग्जांपल यूज कर रहा था कि मैगी का पैकेट हो या फिर कोई भी नूडल्स हो, वो व्हीट पे डिपेंड करता है। नूडल्स इंडस्ट्रीज व्हीट पे डिपेंड करता है। रोटी तो है ही सर, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डिपेंड करता है। तो चलो सर ये तो गवर्नमेंट का बात था, बट हम लोग पर्सनल लेवल में आ जाते हैं, नॉर्मल बिजनेस लेवल पे। चाहे बिजनेस गवर्नमेंट करे या फिर कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, पैसा तो सबको चाहिए होता है आजकल। तो सर आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोग एंटरप्रेन्योर बन रहा है, मुझे पता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता है ना सर, चाहे एंटरप्रेन्योर बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, जो बोलना है बोलो, यू नीड मनी। सर इसमें आपको पता चल रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम का। कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन। सर कन्वर्जन कहाँ से करना है? सर ये हम लोग बाउमेल मॉडल का क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाउमेल बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका 2 अकाउंट होना चाहिए। क्या अकाउंट होना चाहिए सर? बाउमेल का मानना है कि देयर शुड बी 2 अकाउंट, वन इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अनदर इज कैश अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में जो कन्वर्जन करना है उसमें कितना कॉस्ट लग जाता है। बाउमेल मॉडल का स्टेप एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया था उनको याद हो जाएगा, और जिन्होंने क्लास करके रखा है उन्हें क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। फर्म शुड डिफाइन इट्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग हॉराइजन। बाउमेल का मानना है कि फर्म को या बिजनेस को अपना शॉर्ट टर्म प्लानिंग हॉराइजन डिफाइन करना चाहिए कैश प्लानिंग के लिए, ठीक है, कैश मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड स्टेप में बाउमेल कहते हैं टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग हॉराइजन इज टी।
टोटल जो कैश लगेगा उसको टी से डिनोट करो। एंड इनिशियली दिस इज द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। स्टार्टिंग में ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में रहना चाहिए। एन अमाउंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब को बोला जाता है, ठीक है। आपका जो पैसा है वो मार्केट में सिक्योरिटीज के तौर पे भी आप रख सकते हो। एन अमाउंट नोन एज कन्वर्जन साइज, उसको सी से डिनोट किया जा रहा है, विल बी पीरियडिकली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आ रहा है सर? सी से क्या डिनोट किया जा रहा है? कन्वर्जन साइज को, जो पीरियडिकल वे में इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? एंड स्टेप 3 में बाउमेल का मानना है कि कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन जो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, जिसको बी से डिनोट किया जा रहा है फॉर्मूला के लिए, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कन्वर्जन साइज सी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रहेगा बी, कन्वर्जन कॉस्ट जो है, और ये बी पे डिपेंड, सी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो जो फॉर्मूला बाउमेल ने अल्टीमेटली रेडी किया था, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द पीरियड इक्वल्स टू टी बाई सी इंटू बी, दैट इज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन इंटू बी। तो टी बाई सी इंटू बी, इस तरह से। तो टी फॉर व्हाट? टी फॉर टोटल रिक्वायरमेंट, सी फॉर कन्वर्जन साइज, बी फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द पीरियड कितना हो जाएगा? टी बाई सी इंटू बी। क्या ये फॉर्मूला में कुछ समझने वाली बात है सर? क्या समझ में आ रहा है? हेलो सर, बोलो। अरे याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, assuming that conversion time is nil and cash requirement are evenly spread throughout the year. Cash conversion time is nil and cash requirement जो है वो पूरा साल भर एक इवेनली मतलब रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा। ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये जो कॉन्सेप्ट था, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ऐसे जूम ऐसे भी होता है ना, कैसे कर देते हैं। ये देखो सर कि एवरेज कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। कैश बैलेंस लाइन इधर सपोज 3 लाख का कैश है, ये C/2 एवरेज कैश बैलेंस है, ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोएस्ट लेवल है। ये बाउमेल मॉडल के थ्रू से हम लोग सीख रहे थे। स्टेप 6 में बाउमेल बता रहा था कि लेट आई बी द इंटरेस्ट रेट फॉर द प्लानिंग हॉराइजन। तो जिस पर्टिकुलर प्लानिंग हॉराइजन में आप प्लान कर रहे हो, उस टाइम पे मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो आई है। सो कैरिंग कॉस्ट मतलब जो पैसा आप मार्केट में लाओगे उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके रखे हो, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट लग जाता है? कैरिंग कॉस्ट भी लग जाएगा, बिकॉज कैश को कन्वर्ट करने में जहां से भी कन्वर्ट करो पैसा लगता है ना। इवन सिंपल, आपके बैंक अकाउंट से जब आप डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हो या फिर डीमैट से जब पैसा को उठाते हो, तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लग जाता है। ये सर नो? हाँ सर, आपके बैंक से जब आप डीमैट में डालते हो, डीमैट से जब अपने कैश में लेते हो, तो क्या कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगता? हाँ सर, अरे बोलो, लगता है कि नहीं लगता? आजकल बहुत सारा ऑफर चल रहा है कि अगर आप यूपीआई यूज करोगे तो कोई तो कॉस्ट नहीं लगेगा, वो अलग बात, वो तो ऑफर चल रहा है, बट कल तो चार्ज करेगा ना। आज ऑफर कर रहा है, कल चार्ज आ जाएगा, वो तो एक्चुअली मतलब बेसिकली प्रमोशन है यूपीआई यूज करने का। तो लेट आई बी द इंटरेस्ट रेट फॉर द प्लानिंग हॉराइजन, so carrying cost, that is interest income for one and average cash balance held is I into C/2। तो इस तरह से फॉर्मूला धीरे धीरे स्टेप 7 की तरफ बढ़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट कितना हो गया? y से डिनोट किया जा रहा है टोटल कॉस्ट को। किससे डिनोट किया जा रहा है? y से। तो y से टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा? t बाई सी इंटू बी, जो आपको मैंने अभी बता गया, एंड i इंटू C/2, जो क्या है? इंटरेस्ट इनकम फॉर ऑन एन एवरेज कैश बैलेंस हेल्ड, ठीक है। कैश बैलेंस जो आप होल्ड कर रहे हो उसका इंटरेस्ट इनकम है। वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वो वाला सी फाइंड आउट करना है, कन्वर्जन साइज फाइंड आउट करना है, दैट जो कैश कन्वर्ट करने में आपका सबसे कम खर्चा हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जो अमाउंट ऑफ कैश कन्वर्ट करने में आपको सबसे कम खर्चा होता होगा, ठीक है, आपको वो फाइंड करना है। तो वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कन्वर्जन साइज को क्या बोलते हैं सर? C*। ओके, y मतलब टोटल कॉस्ट, ये सबसे कम जहां पर हो आपको वो फाइंड करना है, इज द लीस्ट। और उसी के बेसिस में हम लोगों ने ये वाला एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था और एक UQ मॉडल फॉर्मूला भी आया था जिसको हम लोग C* बोलते हैं। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव के थ्रू से आया है सर। ये वाला y को कन्वर्ट करके डेरिवेटिव करके मिलता है। अभी आपको डेरिवेटिव जरूरी नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला को नॉर्मल लेवल में याद करो, √2BT/r
आई, रूट ओवर ऑफ 2bt बाई आई, जो डेरिवेटिव करके आया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब जो मैथ्स का डेरिवेटिव सर, dy dx का, ठीक है। वो अभी dy dx का क्या काम है अभी आपको, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है आपको, अब कभी जरूरत पड़े तो मैम से भी सीख सकते हो, मैम आपको डेरिवेटिव का ABCD सब सिखा देगा, ठीक है। किसी को डेरिवेटिव सीखना है, मैम के मैथ्स के क्लास में ज्वाइन करो, डेरिवेटिव सीख लो, या फिर ऐसे ही मैम को पूछ सकते हो डेरिवेटिव थोड़ा बहुत। तो टोटल कैश रिक्वायरमेंट 500 लाख, प्लानिंग होराइजन 6 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 8% पर annum, conversion cost per conversion 60,000, using Baumol model, calculate optimum conversion size and total cost of this conversion size। तो चल क्या रहा है सर, एक्चुअली जो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे ना वो इसी के बेसिस में होगा, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल कराया आप लोगों को। अच्छा, टोटल कैश रिक्वायरमेंट कितना है सर, दो क्वेश्चन था इसमें, एक ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज एंड दूसरा क्वेश्चन था टोटल कॉस्ट ऑफ दिस कन्वर्जन साइज। तो बताओ सर मुझे, प्लीज मुझे बताओ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कितना, टी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी सर, अरे बोलो टी क्या है। टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग होराइजन, टोटल कैश, यस सर, टोटल कैश रिक्वायरमेंट ये आपकी कॉपी में होगा। टोटल कैश रिक्वायरमेंट 6 महीने के टाइम पे आपको टोटल 500 लाख चाहिए। बी फॉर व्हाट सर, बी का मतलब क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन हाँ, कॉस्ट, बी का कन्वर्जन मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, पर ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये फिक्स नेचर का होता है कि जब जब कन्वर्ट करोगे तब तक आपको खर्चा लग जाएगा। तो कितने का अमाउंट का खर्चा लग सकता है, यहाँ पर बोला है 60,000, तो 60,000 को जब हम लोगों ने पॉइंट में लाख में डिनोट किया तो क्या हो जाएगा, 60,000 मीन्स 0.6 लाख, है ना, 60,000 मीन्स 0.6 लाख, डिवाइड कर दो लाख से, ओके। अच्छा, आई फॉर क्या है सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट फॉर द प्लानिंग होराइजन, जो पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो सिक्योरिटीज में, उसका चार्जेस जो आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, ठीक है। एवरेज कैश बैलेंस होल्ड करने से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, इनकम फॉर वन ऑन एवरेज कैश बैलेंस हेल्ड, जो एवरेज कैश बैलेंस आपका हेल्ड होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका। तो आपका नॉर्मली यहाँ पर देके रखा है, कितना देके रखा सर, देखो तो 8% पर एनम, है ना, कितना बोल के रखा है, पर एनम 8%, जिसको हम लोगों ने क्या किया था 8/2 करके 4%, तो 4% को जब हम लोग और परसेंटेज में कन्वर्ट करते डिवाइडेड बाय 100 तो 0.04। एंड सी स्टार आपको क्या चाहिए, यू नीड सी स्टार, बिकॉज सी स्टार क्यों चाहिए आपको, अरे यही तो है जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं। सी स्टार मतलब क्या बोलो, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कैश, हाँ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ व्हाट सर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सी, ये सी क्या है, सी क्या होता है सर बोलो, अभी पढ़ा क्या आया, कन्वर्जन साइज, आप कितना कैश कन्वर्ट करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से अपने बिजनेस के कैश अकाउंट में, जिसको सी स्टार से डिनोट किया जाता है। मतलब आपको वो कॉस्ट चाहिए जो सबसे कम होगा, मतलब आपको वो कन्वर्जन करना चाहिए जिसमें आपका खर्चा सबसे कम रहेगा। तो सी स्टार का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ 2bt/i, एंड उसमें हम लोगों ने जो जो डेटा हमारे पास था पुट किया। जैसे आपको पता है ना सर, 2 तो है, b मतलब 0.6, t मतलब 500 एंड i फॉर 0.04, तो कितना जवाब मिला था आपको 122.47 लाख। इसका मतलब होता है सी स्टार वो अमाउंट है जो आपका वो कन्वर्जन साइज है, जिस कन्वर्जन साइज में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, कौन से अकाउंट से सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, बात को प्लीज समझिए, आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसा को ट्रांसफर करते हो अपने कैश अकाउंट में, कहां से कहां, इन्वेस्टमेंट से कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, और अगर आप 122 लाख 122.47 लाख ट्रांसफर करते हो तो फिर आपका कॉस्ट सबसे कम पड़ेगा, ठीक है। यही 2bt रूट ओवर ऑफ 2bt/i का मतलब होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने का कन्वर्जन जो सबसे मिनिमम कॉस्ट में होगा। और टोटल कॉस्ट मींस व्हाट, वाई, आपको सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा था टोटल कॉस्ट एट दिस कन्वर्जन साइज, अगर ये कन्वर्जन साइज है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो t/c into b plus i into c/2, तो 500/122.47 into 0.6 जो डेटा आपको अवेलेबल है, एंड इंटरेस्ट इज 0.04 into 122.47/2, तो 4.9 लाख आपका, मतलब सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 122 लाख 122.47 लाख अमाउंट को कैश अकाउंट में कन्वर्ट करने का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में कन्वर्ट करने का आपका खर्चा पड़ जाएगा 4.9 मतलब 4.9 लाख,
बात समझ में आया था सर? ये है बाउमेल मॉडल का क्वेश्चन का जवाब। सर अब इसमें और क्या सर, इसके साथ जुड़ा गया था कंसिडर द सेम डेटा इन द प्रीवियस सम, जो सम्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। सर c इक्वल्स टू 50, सी फॉर व्हाट सर? सी मतलब क्या बोलो? कन्वर्जन साइज। कन्वर्जन साइज, थैंक यू सर, सी फॉर कन्वर्जन साइज। अगर आपका कन्वर्जन साइज 50 लाख हो तो क्या होगा? मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया ना 122.47, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि भाई ये कन्वर्जन साइज में सबसे कम कॉस्ट होगा। लेकिन सवाल आपको किया जा रहा है कि अगर आपका कन्वर्जन साइज 50 लाख हो तो क्या होगा, अगर आपका कन्वर्जन साइज 100 लाख हो तो क्या होगा, अगर आपका कन्वर्जन साइज 250 लाख हो तो क्या होगा, विच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज, ये सवाल था। एग्जाम्पल 2 में पूछा था वंस अगेन कंसिडर द प्रीवियस सम विद द फॉलोइंग चेंजेस। अच्छा ये वाला सेकंड क्वेश्चन में बाद में आते हैं, बट सेकंड क्वेश्चन से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, ठीक है? सर ये 100 वाला बेस्ट कन्वर्जन साइज है क्या? इसका अमाउंट सबसे कम आ रहा है, एक बार देखना। हो सकता है, रुक जाओ मैं वही तो सॉल्व करा रहा हूँ, इतना भी पेशेंसलेस मत हो सर, अभी तो वही तो सॉल्व करना है। काम क्या है अभी, मैं बोला ना होमवर्क ही मैं सॉल्व करूंगा। बहुत बढ़िया सर तुमने ट्राई किया, थोड़ा तो वेट करो, एक सेकेंड, शायद तू सही बोल रहा है, शायद, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया सर? अरे रोशनी, ज्योति, अनुज बोलो, प्रिया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मौसमी बोल, क्या सर मैं सबसे कनेक्टेड हूं या नहीं? हाँ सिर्फ शिवम का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग आवाज है क्या मेरा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर। c इक्वल्स टू 50, c इक्वल्स टू 100 एंड c इक्वल्स टू 250। आपके लिए अलग अलग सिचुएशन दे के रखा है, ठीक है, कि अगर आप इतना कन्वर्जन करोगे एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में, तो आपको कुछ डेटा का जरूरत है, जैसे नंबर ऑफ कन्वर्जन। सर नंबर ऑफ कन्वर्जन के लिए आपको क्या फॉर्मूला का जरूरत है बोलो तो? नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब क्या? बी चाहिए सर। नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब कौन सा स्टेप? बेसिकली टी बाई सी, है ना? यस सर। बेसिकली टी बाई सी मतलब टोटल कन्वर्जन डिवाइडेड बाई कन्वर्जन साइज। तो टोटल जो भी आपको जरूरत है उसको अगर आप कन्वर्जन साइज से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन मिल जाएगा। तो क्या मैं इसको टी बाई सी से डिनोट कर सकता हूँ? एकदम डिनोट कर सकता हूँ सर। नेक्स्ट आपको चाहिए टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। तो टोटल 500 लाख। कन्वर्जन कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा टोटल कन्वर्जन कॉस्ट का? T बाई सी इंटू बी। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा गया, अभी तो समझा रहा था ना स्टेप 4 में, बाउमेल मॉडल का Yes. स्टेप 4 कॉपी चेक करो। कन्वर्जन कॉस्ट का जो मतलब फॉर्मूला है, टोटल कन्वर्जन फॉर द पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ कन्वर्जन इंटू बी। तो आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए तभी तो आप उसको कॉस्ट के साथ इंक्लूड इंटू करोगे। तो बी मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट, ओके, जो फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट लग जाता है। तो टी बाई सी इंटू बी आपको ये चाहिए। आपको क्या चाहिए वो पहले आप फाइंड कर लो, ठीक है। थर्ड में आपको क्या चाहिए सर? सर आपको चाहिए एवरेज कैश बैलेंस, ठीक है, दैट मींस सी बाई क्या होगा? 3/2। थैंक यू सर, एवरेज कैश बैलेंस मीन सी बाई 2। अरे मौसमी तू कुछ बोल नहीं रहा है, मौसमी का जवाब ही नहीं मिल रहा है मुझे। मौसमी कल से मुझे पूछ रहा है सर होमवर्क बताओ, होमवर्क बताओ। मौसमी साउंड एकदम अच्छे ना वाला से, कुछ नेटवर्क इश्यूज लग रहा है क्या? ओके सी बाई 2 एंड क्वेश्चन 4 और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए सर कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग। हाँ वेरी गुड सर। कैरिंग कॉस्ट आई इंटू सी बाई 2, ये सब आप लोगों को मैंने करा के रखा, आई इंटू सी बाई 2, ठीक है, जहां पर आपको आई मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फॉर द प्लानिंग हॉराइजन, एंड कैरिंग कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट इनकम फॉर वन ऑन एन एवरेज कैश बैलेंस हेल्ड। मतलब जो भी एवरेज इनकम आप मतलब इन्वेस्टमेंट आप होल्ड करोगे उसको एवरेज लेवल में कितना इंटरेस्ट लग जाएगा आपका, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट, तो ये डेटा आपको चाहिए। अगर आप ये डेटा को आप सॉल्व करते हो आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए? और एक चाहिए सर, नंबर 5 टोटल कॉस्ट भी चाहिए ना सर आपको। टोटल कॉस्ट मतलब किसमें सबसे कम खर्चा होगा वही वाला अमाउंट कन्वर्ट करोगे। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है? जो 3 पॉइंट आएगा, 3 और 3 नहीं,
टोटल कन्वर्जन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 + 4, 2 + 4 मतलब 2 नंबर पॉइंट का जवाब और 4 नंबर पॉइंट का जवाब दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। अब मुझे आप लोग बताओ, वेरी गुड सर, मुझे आप बताओगे सर कि अगर कैश बैलेंस 50 है, मतलब अगर कैश कन्वर्जन 50 है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना लग जाएगा, कैसे मिलेगा? T/C 500 divided by 20. थैंक यू सर, आपको पता है Sorry, ना सर 500 divided by 50. टोटल कैश रिक्वायरमेंट आप सबको पता है, टोटल रिक्वायरमेंट 500 है, वेरी गुड सर, टोटल रिक्वायरमेंट 500 लाख का है, 6 महीने का टाइम होराइजन में आपको 500 लाख का जरूरत है, तो 500 डिवाइडेड बाई 50 करके कितना हो जाएगा? 10। क्या ये सबको समझ में आया? रोशनी बोलो। 500 बाई 50 किया, T/C, T फॉर व्हाट? T फॉर टोटल रिक्वायरमेंट, C फॉर टोटल नंबर, C फॉर बेसिकली कन्वर्जन साइज। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में कन्वर्ट करते हो एज पर बाउमन मॉडल, तो 500 लाख को कन्वर्ट करने में आपको कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन लग जाएगा? 10 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 बार। आप समझ रहे हो पॉइंट सर? ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था ना कि बाउमन बोलते हैं कि आपको जो बिजनेस में पैसा लगाना है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ और वहां से कैश अकाउंट बनाओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बाउमल का मानना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट से आप में कैश में ट्रांसफर करते हो, अगर आपका 500 लाख का 6 महीने में रिक्वायरमेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर आपका 500 लाख का रिक्वायरमेंट है और उस 500 लाख का रिक्वायरमेंट को आप क्या कर रहे हो, 500 लाख की रिक्वायरमेंट को अगर आप नंबर ऑफ कन्वर्जन देखो, अगर एक एक कन्वर्जन में 50 लाख ट्रांसफर करते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू योर कैश अकाउंट, तो आपको 10 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको 10 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जितना बार कन्वर्ट करोगे उतना कॉस्ट लग जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सर अगर 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 बाई 100 5, 500 बाई 250 2। थैंक यू सर। अच्छा, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट बताओ कितना हो जाएगा? T/C इंटू बी, T/C इंटू बी, बी का पॉइंट तो क्वेश्चन में आपको पहले ही पता है ना, कितना है बी? 0.6 ना? 0.6, yes sir. 60,000 था first, तो 0.6 लाख, वेरी गुड सर। फर्स्ट वाले में 6 आ रहा है सर, फर्स्ट वाले में 6 लाख होगा, वेरी गुड सर। sir. T/C इंटू बी मतलब 10 इंटू 0.6 बेसिकली, ठीक है, मतलब जो ये अमाउंट होगा इसके साथ इसको इंटू करना है, तो T/C और B का वैल्यू जो है, B का वैल्यू जो है वो 0.6, जो आपको क्वेश्चन के जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझा रहा था स्टार्टिंग से, 0.6 लाख वही वाला है जो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 लाख। ये बताओ इसका कितना हो जाएगा सर? 3 लाख, 3 लाख, मतलब 5 लाख इंटू 0.6, मतलब 5 इंटू 0.6 लाख, तो 3 लाख, और ये 1.2 लाख, 1.2 लाख। थैंक यू सर। अच्छा सर, अब एवरेज कैश बैलेंस बताओ, C/2, C/2 मतलब 50 लाख कन्वर्ट करने जा रहे हो तो एवरेज कितना बैलेंस हो जाएगा? 50 लाख का एवरेज 25, 100 का एवरेज 50 एंड 250 सॉरी 125, वेरी गुड सर, 125 लाख, ठीक है। एवरेज कैश बैलेंस आपको पता चल गया, एवरेज कैश बैलेंस आपको मेंटेन कितना करना होता है वो पता चल गया। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? एवरेज कैश बैलेंस के साथ इंटरेस्ट को इंटू करना है, तो बता सकते हो सर कितना हो जाएगा? I फर्स्ट इंटू वाले C पे 1 आ रहा है, फर्स्ट वाले का 1 लाख। सर इंटरेस्ट कितना है? पॉइंट, इंटरेस्ट इक्वल टू 0.4 है ना? 0.04 है सर, 0.04 सॉरी 0.04, ठीक है 0.04। तो अगर आप कितना C/2 मतलब एवरेज कैश बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, तो 25 लाख पे 0.04 इंटू करो तो 1 लाख का एवरेज कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 50 लाख 2 इंटू हो जाएगा, 2 2 लाख, लाख, और ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख, वेरी गुड सर। अब टोटल कॉस्ट फर्स्ट वाले बताओ। में 7, फर्स्ट वाले में 7, ये 7 लाख का, ये 5 लाख का, हाँ, और ये 6.2, দাদা बोल बोल। বলছি একটু ইন্টারেস্টটা কত ছিল একটু বলো। इंटरेस्ट 0.04 मतलब इंटरेस्ट एक्चुअली ছিল কত? 8% অ্যানুয়ালি।
क्वेश्चन याद करो, ये देखो 8% पर एनम है ना, तो जब हम लोग उसको एवरेज लेवल में यूज करते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8/2। तो अगर आप एवरेज करते हो तो 8/2 देन ये कितना हो जाएगा 4%। तो 4% को जब तुम डिवाइड करोगे 100 से कितना हो जाएगा 0.04। समझ में आया? दादा ओके बोलो सर, समझ आया पूरा का पूरा क्वेश्चन? टोटल कॉस्ट मिल गया सर? तो आप मुझे बता सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ कैश कन्वर्ट करने से आपका सबसे कम खर्चा बढ़ रहा है? 50 लाख का, 100 लाख का या 250 का? 100 लाख का। हाँ सर, वेरी गुड सर, सबको समझ आया सर? हेलो, क्या आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ये जो 100 का है ये आपका सबसे सस्ता पड़ रहा है सर, 100 सबसे सस्ता पड़ रहा है। अगर आप आपका कन्वर्जन 100 लाख करते हो कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में तो आपका खर्चा सबसे कम है। अगर आप 50 लाख करते हो तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ जा रहा है, ठीक है, कंपेरेटिवली 7 लाख हो जा रहा है, आप देख सकते हो, और इसका हो जा रहा है 6.2 लाख। तो ऑब्वियसली आपको क्या चूज करना चाहिए? बेस्ट कन्वर्जन साइज। शिवम शायद यही बता रहा था, है ना शिवम? यस सर। ओके सर, मौसमी का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, बट आई होप कि मौसमी का मैच किया रे मौसमी? ओके, तो अल्टीमेटली आपको क्या कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, मतलब आपका अल्टीमेटली डिसीजन क्या हो जाएगा? बेस्ट कन्वर्जन साइज, बेस्ट कन्वर्जन साइज क्या है 100 लाख। as total cost is minimum, as total cost is minimum। क्लियर है ना सर? अब इसी क्वेश्चन के साथ सेम क्वेश्चन पे दादा एकटू लेखाटा एक सेकेंड, हाँ देख, बेस्ट कन्वर्जन साइज इज 100 लाख एज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। 100 लाख कन्वर्ट करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, कहाँ करना है? आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बिजनेस का, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट अकाउंट जहाँ पर आपने बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या सिक्योरिटीज में हो, डिवेंचर्स में हो, शेयर्स में हो, जहां पर भी अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा, फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बिजनेस का कैश अकाउंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर कन्वर्जन में आपका सबसे कम खर्चा लग रहा है जब आप 100 लाख कन्वर्ट करते हो। तो दैट इज हाउ यू कैन मैनेज कैश फॉर योर वर्किंग कैपिटल पर्पस। क्लियर है ना मौसमी? अभी क्लियर हुआ है तेरा आवाज? ओके, मौसमी से आज कनेक्ट होना किसी कारण से, आई थिंक उसका माइक्रोफोन में कुछ इशू है। अच्छा सर, जो क्वेश्चन चल रहा था उसी क्वेश्चन में एक दूसरा एग्जांपल, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा बहुत अलग डेटा के साथ। वंस अगेन कंसीडर द प्रीवियस सम विद द फॉलोइंग चेंजेस। सम्स वही है बट कुछ चेंज करना है क्वेश्चन में। क्या चेंज है? दिस टाइम द कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन दैट इज बी इज नॉट फिक्स्ड। मतलब जो कन्वर्जन कॉस्ट आपने फिक्स माना था दैट इज 60,000 या 0.6 लाख का जो फिक्स्ड कन्वर्जन था ना सर, अरे कन्वर्जन कॉस्ट क्या था? 0.6 था ना? यस सर। इंस्टेड इट्स डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जन साइज। मतलब ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसको फिक्स नहीं मानना है बल्कि इसको क्या मानना है? आपको ये मानना है कि ये कन्वर्जन साइज डिपेंड करता है, कॉस्ट डिपेंड करता है कन्वर्जन साइज के ऊपर। तो क्या कहते हैं सर कि अगर आप, बैंक आपको बताता है या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो आपको बताता है कि अगर आप 80 लाख तक, कितना? अगर आप 80 लाख तक कन्वर्ट करते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट टू क्या? कैश। फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। बार बार बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि चल क्या रहा है। तो इन्वेस्टमेंट से कैश में कन्वर्ट करना, अगर 80 लाख तक अमाउंट कन्वर्ट करते हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0.8 लाख। ओके, जो फिक्स था वो वैरी कर रहा है। अगर 150 लाख तक का कन्वर्जन है 0.7 लाख। देखो सर, जितना अमाउंट बढ़ रहा है उतना खर्चा कम हो रहा है, यही तो होता है। अरे जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ता है उतना खर्चा कम हो जाता है ना।
यस सर। मतलब चार्जेस वगैरह कम हो जाता है। तो अप टू 80 लाख 0.8 लाख, अप टू 1.150 लाख 0.7 लाख एंड बियॉन्ड 150 लाख 0.5 लाख, दैट इज 50,000 का। तो आउट ऑफ द चॉइस गिवन दैट इज C इक्वल्स टू 50, 100, 250, which is the best conversion size? सेम टू सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा बहुत वेरिएबल फिक्स चार्जेस के साथ। मतलब आपका जो B का चार्जेस था वो वेरी कर रहा है, यहाँ पर हर केस में चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस के साथ आपको भी बताना है कि किस में आपका सबसे बेनिफिट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सर सबको? क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। थैंक यू सर। इजी है सर, इजी है, कुछ भी नहीं है। बस ये जैसे अरे ये होता है ना कॉस्टिंग में EOQ होता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे ही है ना सर। कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग, Yes, sir. मटेरियल कॉस्टिंग में जो EOQ का कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन फाइनेंस, इसलिए कॉस्ट एंड फाइनेंस कनेक्टेड करके काम करता है। कॉस्ट एंड फाइनेंस को कनेक्टेड होके ही तो काम करना होगा। क्या रे, कनेक्टेड बिना कनेक्टेड का कैसे काम करेगा? से फॉर एग्जांपल Yes, sir. रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी फैक्ट्री ले सकते हो, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है सर, रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री। इसके फैक्ट्री के अंदर जो भी काम करेगा इसको फाइनेंस करना है, पैसा का जरूरत है, तो इनको कितना पैसा का जरूरत है ये कॉस्टिंग करके कौन बताएगा? ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा। सिमिलरली कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंस को देख रहा है उनके पास खबर जाना चाहिए, तभी ना वो फाइनेंस कर पाएगा। तो एग्जैक्टली कॉस्ट एंड फाइनेंस हैंड बाय हैंड काम करता है ना, मतलब हाथों में हाथ पकड़ के काम करता है। जब तक कॉस्ट क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक फाइनेंस के बारे में कैसे सोच पाओगे? बिकॉज फाइनेंस मतलब आपको पैसा का जुगाड़ करना है और कॉस्टिंग मतलब कितना खर्चा लग सकता है। जैसे आप लोगों को पता है सर बुलेट ट्रेन बन रहा है इंडिया में, अरे है दादा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहा है ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है पता है आप लोगों को? नहीं सर। अरे पहला पहला बुलेट ट्रेन बन रहा है, ये देख रहे हो सर, मोदी जी के साथ स्नीजो आबे, है ना, स्नीजो आबे फुल्ली ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन जो इंडिया में बनने जा रहा है सर, ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। ठीक है, ये गुजरात से अहमदाबाद, सॉरी गुजरात से अहमदाबाद बोल रहा हूँ, मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को प्रोजेक्ट? यस सर। तो ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चालू होगा, ऑलरेडी चालू हो चुका है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर टिकट का कॉस्ट क्या रहेगा? हाँ सर, यस सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या दाम रहेगा? सेकेंड प्रोजेक्ट एक आने वाला है सर, खुश हो जाओ जो कोलकाता से हो। ठीक है, सेकेंड प्रोजेक्ट आ रहा है हावड़ा टू दिल्ली। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बुलेट ट्रेन आ जाएगा इसका स्पीड हो जाएगा सर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 200 किलोमीटर पर आवर में अगर इसका स्पीड रहता है तो 200 किलोमीटर स्पीड में ये आपका हावड़ा से दिल्ली एक दिन में जाके आप फिर से वापस आ सकते हो। ठीक है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे पहले मुंबई अहमदाबाद वाला कॉरिडोर कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज सिंपल कि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या है यहाँ पर कि वो देखेगा कि भाई ये ट्रेन किस एरिया से गुजरने वाले हैं, उस एरिया का लोगों का इनकम का एरिया देखेगा। बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जितना खर्चा चल रहा है वो खर्चा तो टिकट कॉस्ट से उठाना पड़ेगा ना सर। तो Yes, sir. इसको ये देखना है, एनालिसिस करना है कि भाई किन लोगों को आप बेसिकली बुलेट ट्रेन में चढ़ाना चाहते हो। नॉर्मली मेरे हिसाब से जो एक सिंपल सा बात कर रहे हैं, मतलब ये सब डिटेल्स क्यों चाहिए होता है और कैश को क्यों मैनेज करना होता है। बुलेट ट्रेन में कौन चढ़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है, बोलो सर, राजधानी का फर्स्ट क्लास वाले और जो लोग रेगुलर बेसिस में फ्लाइट लेता है, ये सर नो? यस सर। है ना। अब मुंबई अहमदाबाद जो बेल्ट है ये तो इंडिया का सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का बेल्ट है ना, सबसे रिच पर्सन का बेल्ट है ये। तो राजधानी का फर्स्ट क्लास पैसेंजर या फिर फ्लाइट का पैसेंजर्स वो अगर फ्लाइट छोड़ के बुलेट ट्रेन में जाएगा, ठीक है, तो वो देखेगा कि भाई मुंबई गुजरात एरिया में कि कितना सारा लोग ऐसे हो सकते हैं जो बुलेट ट्रेन में आएगा, तो उसके हिसाब से वो चार्जेस डिसाइड करेगा कि 1000 होगा, 2000 होगा, 3000 होगा, व्हाटएवर। तो ये कॉस्टिंग करेगा। ये कॉस्टिंग करने के बाद
फाइनेंस वाले को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को बुलेट ट्रेन बनाने में कितना खर्चा पड़ रहा है। ऐसे तो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी भी जापान दे रहा है, फाइनेंस भी बहुत केस में जापान ही कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी है बट फाइनेंस जापान भी कर रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी तो है ही जापान का। तो जापान के साथ फाइनेंस में भी जोड़ना पड़ेगा, तो वो फाइनेंस करके आपने बुलेट ट्रेन को बनाएगा और उसको बनाने के बाद आपको उसको टिकट कॉस्ट लगा के फिर उसको मार्केट में रन कराना है। कोई कम बात नहीं है सर, ये सब काम कौन करेगा? अरे या तो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कौन करेगा? और कंपनी सेक्रेटरीज रहेगा लीगल मैटर को देखने के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम को साउंड बनाने के लिए। और किसके पास इतना नॉलेज होता है? और किसी के पास इतना नॉलेज नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि आप जो पढ़ाई करते हो उसका यूज कहाँ होता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। बस ये जो आपको बता दूं कि जापान का जो बुलेट ट्रेन होता है ना सर, जापान में जो बुलेट ट्रेन बनता है, ये बुलेट ट्रेन में ये जो जापान का बुलेट ट्रेन वगैरह है ना, तो ये जापान का बुलेट ट्रेन वगैरह का जो कॉस्टिंग वगैरह करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड है। नाम सुने होंगे आप लोग, सीमा लंदन, नाम सुने हो? यस सर। हाँ सर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है। यूएससीए में भी है बट सीमा लंदन का एक अपना ही क्वालिटी है। मतलब जो इंडियन सीएमए कोर्स होता है ना, उसी का वर्ल्ड क्लास माना जाता है इसको। तो इंडियन सीएमए भी रिसेंटली वर्ल्ड क्लास बना है और सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ सीमा लंदन का टाई अप भी है, ठीक है। इवन अगर आप लोग सीएमए कंप्लीट कर लेते हो और बस लास्ट में जाके कुछ पेपर का, एक दो पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप सीमा लंदन भी क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आप इसलिए आपको सीमा लंदन के बारे में बोला, आप देख सकते हो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, सीमा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, समझ रहे हो ना सर? ठीक है, ये लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, इनका बहुत सारा काम होता है सर। तो सीमा क्वालिफिकेशंस के साथ हमारा इंडिया का सीएमए का सीए इंस्टीट्यूट का भी टाई अप है। तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो सर, और अगर आप ग्लोबल लेवल में रिकॉग्निशन पाना चाहते हो तो अब आराम से मिल सकता है। इसके लिए आपको पूरा सीमा करने का जरूरत नहीं है, जस्ट 2-1 पेपर होगा जिसके साथ आपको मैनेज करना है। रिसेंटली सीमा इंस्टीट्यूट ने बताया, ठीक है, कि सीएमए का कौन सा मैक्सिमम 6-7 पेपर तो ऑलमोस्ट हो जाता है, 1-2 पेपर उनको लगता है कि उनको देना पड़ेगा, तो वो देने से ही बात बन जाएगा। इवन इंडिया में भी एग्जाम होता है सीमा का, इट्स अ मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सीएमए अच्छे से करो, इंडिया में तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, और लास्ट में आप सीमा के बारे में सोचना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बुलेट ट्रेन वाले सीमा लंदन का स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और कॉस्टिंग रेडी करते हैं, तभी जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है साहब। जो पढ़ाई आप कर रहे हो इसके लिए आपको अलग से सीमा करने का जरूरत नहीं है, जस्ट कंप्लीट योर इंडियन सीएमए डिग्री और सीए डिग्री। अब इंडियन सीएमए बन जाओगे, आपको सीमा का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। इवन आप लोगों को पता है ना, रिसेंटली एसीसीए के साथ, एसीसीए इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट या यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके साथ इंडियन सीएमए का एक टाई अप हुआ है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है सर, टाई अप पूरा दुनिया भर में है। आप लोग कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ग्लोबल कोर्स पढ़ रहे हो, बस अपने आप को समझो, अपनी पोटेंशियलिटी को समझो। ठीक है सर, समझ गए सर, आप क्वेश्चन को सॉल्व कराओ। ओके सर, मेरा काम क्या है, बस पढ़ाते रहो, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो जाओ, बस स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, बस हम बूढ़ा हो जाएंगे। C इक्वल्स टू 50, सर गुस्सा मत होना, C इक्वल्स टू 100, और क्या चाहिए, C इक्वल्स टू 250। 250। ये सब आपका कन्वर्जन साइज है, सेम टू सेम प्रोसेस है। नंबर ऑफ कन्वर्जन बताओ। सेम होगा वही 1052। 1052 नंबर ऑफ कन्वर्जन में नो चेंज। थैंक यू सर। ओके, 500 लाख का है ना, टोटल इक्वल्स टू कितना है, टोटल रिक्वायरमेंट 500 लाख का, तो उसी सिस्टम पे बन रहा है। अच्छा, 5 सवाल चाहिए आपको। सेकंड में क्या करेंगे, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। यस सर। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, T by C into B। T by C into P। थैंक यू सर। जब तक इंसान को ये नहीं पता चलता कि वो है कौन, वो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि भाई तुम है कौन, तुम आए किस लिए इस दुनिया में, पर्पस क्या है तुम्हारा, ढूंढा करो कभी। हाँ, बिना पर्पस का जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं होता सर। भगवान ने सबको ना कुछ पर्पस से भेजा है। ऐसे जन्म तो माँ बाप के गोद में होते हैं,
और भगवान या अल्लाह जो भी बोलो, सुप्रीम पावर का पहचान हमें नहीं है, तो इसलिए हम माँ बाप को ही अपना भगवान भी मानते हैं। बट पॉइंट इज दैट, लेकिन किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आपका ज़िंदगी का पर्पस आपको पता है और किसी को नहीं। बोलो सर कितना होगा? स्पिरिचुअल बातें छोड़ता हूँ। पहले वाले में 8 होगा, ओके, सेकंड वाले में 3.5 और लास्ट वाले में 1। क्या मैच किया सबका? T/C इंटू बी। हाँ सर, अरे बोलो ना, क्योंकि इसका जो कॉस्ट था ये 0.8 था, सेकंड का कॉस्ट था 0.7, है ना? अरे सर बी जो है वो वेरिएबल है ना यहाँ पर। यस सर, जो 0.8, भी 0.7, 0.5। थैंक यू सर, 0.8, 0.7, 0.5, तो 5 के साथ 0.5 इंटू होगा ना? अरे नहीं सॉरी, 5 के साथ 0.7, इसके Yes, साथ sir. इसके साथ 0.8 इंटू हुआ है 10 के साथ, और लास्ट वाले के साथ लास्ट वाले के 0.5। साथ 0.5 इंटू हुआ है। ठीक है सर, वेरी गुड। अरे सबका मैच किया? रोशनी, मौसमी, प्रिया, बोलो। है ना सर? ओके सर, एवरेज कैश बैलेंस बता दो। 25, 50, 125। C/2 ना? यस सर। ये तो पहले जैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। एवरेज कैश बैलेंस जब आपको मिल जाता है, अब कैरिंग कॉस्ट भी बता दो सर, किस बात की देरी? पहला वाला 1 आया मेरा, 1, 2 और 5। 1 लाख, 2 लाख, सही बोल रहे हैं ना सर? बोलो, सबका मैच कर रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, C/2 इंटू आई का इंटरेस्ट कितना है? 0.04 ना? यस सर। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू 0.04, 8% था। एवरेज लेवल में डिवाइडेड बाई 2 करना चाहिए, ठीक है? बेसिकली 8% डिवाइडेड बाई 2 तो 4 होता है, और 4 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको पॉइंट में जब यूज करना है तब उसको 0.04 आपको मिल जाता है। और 5 नंबर पॉइंट में यू नीड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना बताओ? सर फर्स्ट वाले में 9, सेकंड वाले में 5.5 और लास्ट वाले में 6। 9 लाख, 5.5 लाख एंड 6 लाख। बोलो सर, कौन सा अमाउंट सबसे सस्ता पड़ा आपका? सर सेकंड वाला 5.5 लाख। फिर से वही वाला ना? यस सर। फिर से 100 लाख ही सबसे सस्ता पड़ा। ये अलग बात, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी कर सकता है। तो बेस्ट कन्वर्जन साइज, दिस इज बेस्ट कन्वर्जन साइज। क्या बेस्ट कन्वर्जन साइज? 100 लाख। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये लास्ट दिन का होमवर्क था सर, मतलब पहला कैश मैनेजमेंट क्लास का होमवर्क था ये। अगर ये क्लियर है तो फिर और एक क्वेश्चन है जो मैंने कल दिया था, मतलब येस्टरडे वाले क्लास में दिया था। आनंद एंड टॉयज। सबका हुआ सर? रोशनी, प्रिया, मौसमी, अनुज बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा है सर, थोड़ा बहुत ठीक तो है। वापस अब देखना पड़ेगा क्लास। ठीक है, देख ले। तो बहुत डिसकंटिन्यू कर गया ना, इसीलिए। हाँ सर, बहुत मिस हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा देख भाई, ये सब पढ़ाई बिजनेस के साथ जरूरी है, ठीक है? तुम अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो भी बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि तुम किस हिसाब से सोच रहे हो, बट सीरियसली जो ये सब मैटर को समझते हैं, यूज कर पाते हैं, वो बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर इन्वेस्टर बन पाते हैं। आप लोगों को पता है ना, फेमस बिजनेसमैन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है। जैसे एक बिजनेसमैन का नाम बताता हूँ आपको, कुमार मंगलम बिरला, नाम सुने हो? किसी को पता ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है? इनका बिजनेस का दिमाग अच्छा जा दौड़ता है, आप सबको पता है बिरला ग्रुप किस तरह से बिजनेस करते हैं। अच्छा, राकेश झुंझुनवाला, ये भी चार्टर्ड पास किया है, प्रैक्टिस नहीं किया ऑब्वियसली, स्टॉक ब्रोकर बना है सर, ठीक है? तो आप समझ लो सर, सीए सीएमए वाले, सीएस वाले बिजनेस का दिमाग को कैसे यूज कर पाते हैं। और भी है, बहुत सारा है, मैं बस कुछ यूज कर रहा हूँ नाम। ये इमामी ग्रुप के है ना सर, राधेश्याम अग्रवाल इमामी का, वो भी चार्टर्ड। ऐसे लिस्ट, बहुत सारा लिस्ट है जो
बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर पाया है समय के साथ साथ। तो ये बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझा करो कि आप जिस हिसाब से सोचोगे ऐसा आप बनोगे। अब आप बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते आपके ऊपर है। सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई समझोगे तो वैसा ही रहेगा, बट पढ़ाई को अगर एक फ्यूचर का डिसीजन समझोगे बढ़िया बनेगा। ओके, क्वेश्चन देखो। सर आज कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हो आप, ज्ञान मत दो, ठीक है। सॉरी सर, नो ज्ञान। आनंद टॉयज मेंटेन्स ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। आनंद टॉयज ये एक टॉयज कंपनी है सर, ऐसे बहुत फेमस टॉयज कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी भी बहुत सारे हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स एक बार क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पर भी एक टॉयज कंपनी के बारे में मैंने केस स्टडीज करवाया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम मिला था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था। मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, वो अलग चीज़ है, पर डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत है, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता। इतना सारा क्लास लेने के बाद और मिल नहीं रहा है। कोशिश कर रहा हूँ फिर से, अगर थोड़ा टाइम मिले तो कराऊंगा फिर से। Anand Toys maintains separate account for cash disbursement. Total disbursements are rupees 2,60,000 to 500 per month. तो इसलिए टॉय याद आया ना मुझे, वो डिजिटल मार्केटिंग याद आ गया, क्योंकि वहां पर ये डिजिटल मार्केटिंग का टॉयज कंपनी मुझे याद आ गया। अच्छा, अनंत टॉयज मेंटेन्स ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट्स कितना बोला? 2,62,500 पर मंथ। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट 25 रुपीज पर ट्रांसफर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड, मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वो कितना यील्ड देता है, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। 7.5% आपका सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट जनरेट कर लेता है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल मॉडल। बोलो क्या होगा, आपको क्या करना है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस चाहिए। पहले सी स्टार निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, सी स्टार। ऑप्टिमम कैश बैलेंस मतलब सी स्टार, ये तो आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब ही होता है सी स्टार। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आपको क्या क्या पता है पहले आप वो लिख लो। आपको पता सर क्या है? सर डी पता है, आई पता है, और क्या कहते हैं वो बी पता है। आनंद टॉयज, ठीक है। आनंद टॉयज बाउमल मॉडल। तो आपको पता है टी, टी कितना है? 262 500, ये आपको पता है। ये देखो क्वेश्चन मैंने दिया था, आनंद टॉयज 2,62,500 पर मंथ का कैश डिसबर्स करना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में। वेरी गुड सर। अच्छा, आपको बी पता है क्या? कन्वर्जन कॉस्ट 25 पर ट्रांसफर। वेरी गुड सर, 25। आपको आई पता है ना सर, मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वो कितना यील्ड देता है? डिवेंचर्स वगैरह 7.5%। वेरी गुड। तो मार्केट का सिक्योरिटीज आपको 7.5% यील्डिंग करके देता है। इसका मतलब मार्केट में डिवेंचर वगैरह से 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो जो कॉस्ट आपको लग जाता है वहां पर कैश के लिए। तो सी स्टार, आपको सी स्टार चाहिए ना, ऑप्टिमम कैश मतलब कन्वर्जन चाहिए आपको। सी स्टार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया सर स्टार्टिंग में, 2BT डिवाइडेड बाय आई, डिवाइडेड बाय आई, रूट ओवर ऑफ 2BT डिवाइडेड बाय आई। तो यू नो एवरीथिंग, जस्ट पुट करो 2 into 25 into 262 500 and I for that is also you know 7.5%। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो 0.075, ठीक है। पर ये जो सर ये क्या कहते हैं, ये जो मतलब जो डाटा दे रखा है वो मंथली, और ये क्या कहते हैं परसेंटेज पर एनम दे रखा है, तो उसको मंथली कन्वर्ट 7.5, यस वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। 7.5% पर एनम दे के रखा है, और आपको जो चाहिए वो डे टू डे बेसिस का चाहिए, है ना। आपको डे टू डे बेसिस का चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पर डे बेसिस में अगर करोगे तो 0.075 डिवाइडेड बाई 12 कर दो। सॉरी, आपको मंथली चाहिए, आई एम सॉरी, डे टू डे नहीं, बिकॉज ये जो मंथली चाहिए। मंथली चाहिए, जो कैश ट्रांसफर है ये मंथली बेसिस में हो रहा है, तो आपको मंथली चाहिए, दैट्स वाई 12। अगर ये डेटा डे का देता तो 365 कर दे, जैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में सॉल्व किया है ना। यस सर। तो बोलो सर कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, 2 into 25 into 262 500 डिवाइडेड बाई 0.075 into 12, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब बताओ सर। सर मेरा आ रहा है 144,913.76। नहीं है, मैच ठीक कर।
दादा किसी 4 का 5 6 हाँ 4 5 8 to 6 हाँ 4 5 8 to 6 वेरी गुड सर 4 5 8 to 6 ये सही हुआ है सर 4 5 8 to 6 हाँ 45,826 आगे ये सही हुआ है ठीक है। तो आपका ऑप्टिमम सी स्टार मीन्स व्हाट, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बाउमल मॉडल। इनके हिसाब से ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो आपको मेंटेन करना चाहिए दैट इज 45 ना सॉरी कितना हुआ 4 5 8 to 6 4 5 8 to 6 ठीक है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ सी एट विच टोटल कॉस्ट वाई इज द लीस्ट, जिसमें आपका टोटल खर्चा सबसे कम होगा। तो वही पूछा था आपको, क्वेश्चन ने आपको जस्ट यही पूछा था, बस यही है और कुछ नहीं है। सर समझ आ रहा है कैश मैनेजमेंट, बोलो बाउमल मिलर और समझ में आ रहा है? यस सर ओके सर। तो कैश मैनेजमेंट अभी थोड़ा और भी कुछ पार्ट बाकी हैं, जैसे अब कैश मैनेजमेंट का जो सेक्शन 3 पार्ट है उसमें मैं बात करूंगा। चर्चा तो क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट वीक में ही चालू करूंगा, बट क्या टॉपिक डिस्कशंस होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। चलो तो हेडिंग करो सर कैश प्लानिंग सेक्शन 3 कैश प्लानिंग। इतना दिन से क्या चल रहा था सर, कैश मैनेजमेंट। हाँ सर इतना दिन से चल रहा था कैश मैनेजमेंट। पहले इसका 3 सेक्शन है, एक इंट्रो सेक्शन, एक कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है जो सेक्शन 2 था। सेक्शन इसका 5 है टोटल। सेक्शन 3 में कैश प्लानिंग, सेक्शन 4 में मैनेजिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो एंड उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अभी क्या करना है सर, अभी हम लोग कैश प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कैश प्लानिंग हेडिंग कर लो। कैश प्लानिंग तो लिखना सर कैश प्लानिंग involve preparation of a short term cash budget. Again this point is also connected with your costing, okay, cost and management accounting का जो concept होता है ना कैश बजट है ना, ये भी कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है। जो लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो मैम के पास उनको भी कराया जाता है, मैम भी उनको कॉस्टिंग कॉस्ट बजट वगैरह कराते कि नहीं कराते, कैश बजट है दादा। हाँ यस सर सर वही वाला है सर। बट हम लोग थोड़ा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यही थोड़ा अलग होगा ये वाला पार्ट। बाय द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड्स मतलब कब रिसीव करना है कब पेमेंट करना है। क्या टिपिकल आइटम्स होता है, टिपिकल आइटम्स आर फर्स्ट cash shells and collection from credit sales। कितना नगद में सेल करते हो और क्रेडिट सेल करके डेटर से कलेक्ट कितना जल्दी करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर एनी बिजनेस। जो लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच कर चुके हो उनको पता है, या फिर करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच कर चुके हो उन्हें भी पता है कि कितना इंटरेस्टिंग होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और इवन जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर आपको समझ में आ जाए ना तो उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपका जबरदस्त हो सकता है। फाइनेंस का क्लास मिस मत क्या करो जो भी करते हो, क्योंकि फाइनेंस का क्लास प्रॉपरली करने से आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन इतना जबरदस्त बनेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सर। कैश परचेजेस एंड, ऐसे तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, कैश परचेजेस एंड पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेसेस, मतलब कैश पेमेंट कितना करते हो और क्रेडिट परचेस को कैसे मेंटेन करते हो, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम
डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। लिख लिया सर यहां तक? यस सर। फोर्थ बुलेट, चलो सर फिर। कैश पेमेंट फॉर डिविडेंड। आपको डिविडेंड देना होता है ना? अरे भाई बिजनेस को डिविडेंड देना होता है, ये सर नो? जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हो उनको पता है? रोशनी, Yes, प्रिया, है ना? कैश पेमेंट फॉर डिविडेंड मतलब एक्चुअली उनको जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड कमाता है, दे आल्सो नो कि डिविडेंड उनके अकाउंट में हिट करता है। तो कैश पेमेंट फॉर डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड के लिए पेमेंट होता है। इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट, कंपनी अकाउंट्स में भी हम लोग पढ़े हैं, कंपनी लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी डिपॉजिट रखता है, ठीक है? कंपनी डिपॉजिट रखता है। जो लोग कंपनी लॉ में पढ़े हो ना, डिपॉजिट चैप्टर, उनको भी पता होगा। कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट करता है, ये तो अकाउंट्स में भी किया जाता है। सब सब्जेक्ट कनेक्टेड है सर, सब सब्जेक्ट कनेक्टेड है। एंड टैक्स, ठीक है? तो कंपनी क्या क्या पेमेंट कर सकता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स। और क्या सर? एसेट एक्विजिशन। आज जो बिजनेस है वो कुछ ना कुछ एसेट एक्विजिशन करेगा एंड उसको डिस्पोज भी करेगा। एंड डिस्पोजल, एसेट एक्विजिशन एंड डिस्पोजल मतलब आज एसेट खरीदना है, कल एसेट बेचना है, बेचने को डिस्पोजल कहते हैं ना। एंड और क्या कैश का काम हो सकता है? प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट ऑफ, रीपेमेंट ऑफ, क्या बोलो? प्रोक्योरमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ, बोलो सर, क्या रीपे करते हैं हम लोग? लोन। थैंक यू सर, थैंक यू। लोन को जुगाड़ भी करते हैं, प्रोक्योर भी करते हैं एंड उसको रीपे भी करते हैं। तो यही तो काम करता है कैश। और क्या काम करता है? अरे वो फाइनेंशियल मैनेजर लोग, बताओ ना। कैश सेल करोगे, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल करोगे, कैश परचेस करोगे, पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेस करोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट करोगे, लोगों को डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टैक्स भी पेमेंट करोगे, एसेट एक्विजिशंस करोगे या डिस्पोज करोगे, प्रोक्योरमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ ए लोन करोगे। इसके बाहर और क्या काम होता है कैश का? और कुछ काम नहीं है, सिंपल बिजनेस का फंडा है, ठीक है? ये सब जानोगे तो बिजनेस का एस्ट्रोलॉजर भी बन जाओगे, ठीक है? बिजनेस का एस्ट्रोलॉजर। सर क्या बात करते हो, ये सब हम तो पहले कभी नहीं सुना। फॉर्मेट ऑफ ए कैश बजट। कैश बजट का फॉर्मेट थोड़ा बताता हूं, बाकी क्वेश्चन करके ही समझाऊंगा। कुछ इस तरह का देखने में हो सकता है सर। कैश बजट एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है? और बजट जो बनता है ना वो मंथ के हिसाब से होता है ना सब? जो लोग ऑलरेडी कॉस्टिंग में मैम के पास पढ़े उनको पता होगा। Yes, sir. जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथ के हिसाब से नॉर्मली कैश बजट होता है। तो उसमें आपका एक रिसिप्ट का एरिया होगा, जो जो आप रिसिप्ट करते हो, ठीक है? सिमिलरली आपका रिसिप्ट जो भी होगा उसको आप एक टोटल रिसिप्ट के तौर पे हर मंथ का टोटल बनाओगे, ठीक है? सिमिलरली एक पेमेंट का डिटेल्स होगा आपका, उस पेमेंट का डेटा को भी आप एक जगह में लिखोगे, फिर वहां से आपको टोटल पेमेंट भी पता चलेगा, फिर उसको भी मंथली हिसाब से आप जोड़ोगे। सिंपल बात है, बट आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आएगा, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी देखोगे ना, वहां पर भी आपको कैश का इस तरह का बजट दिखता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व होगा, ठीक है? लेकिन एक नोट लिखना जरूरी है, ठीक है? ये कैश बजट का फॉर्मेट मैंने ऐसे ही आपको बताया, आपको बस एक जानकारी देने के लिए कि सर कैश बजट को यूज करके क्या मिलता है। बट क्वेश्चन जब करेंगे तो ये जो भी मन में सवाल घूम रहा है ना थोड़ा बहुत, वो नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे। लेकिन एक नोट लिखना जरूरी है, लिखो। सम additional features may be
प्रेजेंट। क्या एडिशनल फीचर्स प्रेजेंट कर सकते हैं सर? टारगेट कैश बैलेंस, क्या बोलते हैं सब? टारगेट कैश बैलेंस। अरे सर टारगेट कैश बैलेंस नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, प्रैक्टिकल देखोगे तो और समझोगे, बट ये सब नोट आपको रिविजन्स करने के टाइम पे एसेट की तरह काम करेगा और जिंदगी भर काम आएगा। चाहे आप खुद का बिजनेस करो या किसी और के बिजनेस में जाके नौकरी करो, गारंटी देता हूँ ये सब चीज़ें एसेट की तरह काम करेगा। वी हैव टू बोरो। सर ये सब बात सुन के नहीं लग रहा है, हमें कहीं से लोन लेना होता है। वी हैव टू बोरो और इन्वेस्ट टू मीट टारगेट। या तो बोरो करना पड़ेगा या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टारगेट कैश बैलेंस, वी हैव टू बोरो और या तो लोन ले लो और इन्वेस्ट कर लो ताकि आप अपना कैश का टारगेट फुलफिल कर सको। इन्वेस्ट टू मीट द टारगेट, to meet the target. Okay, very good sir. Next, the sum, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो उनके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि वहां पर भी आपको कैश को मैनेज करना होता है। The sum often requires comment on the cash budget. क्वेश्चन में कभी कभी ना कमेंट करने बोलते हैं, फाइनेंस में स्पेशली कमेंट ऑन दी कैश बजट क्वेश्चन पूछता है आपको। तो जब आपको कमेंट पूछेगा कैश बजट में, इट शुड बी मेड इन दी फॉलोइंग लाइंस। लिखो, इट शुड बी मेड इन दी फॉलोइंग लाइंस। बुलेट दो और लिखो पॉइंट आउट। क्या पॉइंट करना है? पॉइंट आउट द पीरियड्स, पॉइंट आउट द पीरियड्स in which we have cash surplus। आपको वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पीरियड में आपका कैश का सरप्लस रहता है आपके पास, एंड वो भी पीरियड आपको फाइंड करना है। एंड कैश क्या होगा? सरप्लस का उल्टा क्या होता है बोलो? डेफिसिट। डेफिशिएंसी। वेरी गुड सर, डेफिसिट। ओके, आपको डेफिसिट कब होता है और आपको सरप्लस कब होता है, ये आपके लिए बहुत वाइटल पॉइंट है। ठीक है, ये फाइंड आउट करो, बिकॉज उसी के हिसाब से आपका बिजनेस का डिसीजन होगा ना। पॉइंट आउट रीजन, क्या है? रीजन फॉर कैश डेफिसिट। कैश का डेफिसिट क्यों हो रहा है बिजनेस में, अरे ये भी तो पता करना चाहिए, तो उसको पॉइंट आउट करो। इट इज, लिखो सर, लिखो इसमें, इट इज यूजुअली प्लांट एक्विजिशन। मतलब अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तभी आपका कैश का मतलब डेफिसिट होता है। ये समझो, कोई एसेट एक्वायर करोगे बिजनेस में, ठीक है, तभी जगह ना आपका कैश कम हो जाएगा आपके पास से। अरे क्या बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब एक बार एसेट खरीद, चाहे लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, प्लांट बनाओ, जो भी बनाओ, बिजनेस में खर्चा कर लोगे, ऑब्वियसली वो बिजनेस के लिए एसेट है, बट कैश का तो डेफिसिट हुआ है ना। नाउ आपको एडवाइस करने बोला जा रहा है कि एडवाइस हाउ द डेफिसिट शुड बी टैकल्ड। घर में कोई फ्रेंड हो, पापा हो, ठीक है, जिनका बिजनेस है, उनको कैश का डेफिसिट बहुत होता है ना। कैश का डेफिसिट सबको होता है। तो कैश का डेफिसिट जब होता है बिजनेस में, तो उनको सजेशन दो ना ये सब यूज करके। पढ़ाई कोई थोड़ी ना है किताब में बातें, बस किताब में रह जाए, क्लास खत्म, बात खत्म, ऐसा थोड़ी है। इसको रियल लाइफ में यूज करो, ढूंढो, देखो क्या प्रॉब्लम है उनका, उनसे बात करो, उनका रियल लाइफ प्रॉब्लम को, डेटा को मतलब कलेक्ट करो, कैश बजट बनाओ उनका, और फिर उनको एडवाइस करो
कि क्यों डेफिसिट हो रहा है और उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। अगर डेफिसिट को टैकल करना है तो वो क्या कर सकता है, फार्म में अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, कैश का जरूरत है तो फिर ओवरड्राफ्ट लेगा ना, ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन, उसके लिए भी वो जा सर ये सकता है। M1 लिखा है क्या? हाँ, मेथड 1 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के लिए जा सकता है शॉर्ट टर्म लोन लेके। मेथड 2 फार्म में पे फॉर द प्लांट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में पूरा खर्चा कर दोगे तो कैश का लोचा ना पड़ जाएगा। हाँ सर बोलो, अगर एक बार में पूरा हाँ कैश सर। में खर्चा कर लोगे तो आपके पास में तो कैश का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो एंड टेक द प्लांट इन इंस्टॉलमेंट। लेना है मतलब क्या, टेक द एसेट इन लीज, है ना, टेक द एसेट और प्लांट इन लीज, तो फिर लीज में लो। जो लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हो सर, कैपिटल बजटिंग मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन पढ़े थे ना सर, बाई वर्सेस लीज, याद है है क्या दादा। किसी को? वो बाई वर्सेस लीज अगर पढ़े हो तो उनको एक बार जरूर रिवाइज करना कि वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी उसको बाई करना चाहिए था कि लीज करना चाहिए था। ऑब्वियसली लीज में कॉस्ट बढ़ जाता है। अरे भाई सर सिंपल सा बात है, कोई भी सिंपल सा फोन खरीदो या कुछ भी, हम लोग ईएमआई में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? Yes. अरे तो जब ईएमआई में लेते हैं, सपोज मानो कि क्या लेना है, टीवी, ऑडियो, गेमिंग, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, अरे क्या है, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स, चलो मॉनिटर्स देखते हैं। मॉनिटर्स में प्राइस हाई टू लो कर देते हैं, अरे बाप रे, सैमसंग का, सैमसंग 31.9 मान के चलते ये वाला ईएमआई ऑप्शन दिखा रहा है सर, देखो तो, यस ये देखो, जब आप ईएमआई में जाते हो, ये नो कॉस्ट नहीं है सर, स्टैंडर्ड ईएमआई है। नो कॉस्ट में बात अलग होता है, वो तो बजाज फाइनेंस वगैरह करते हैं, पर नॉर्मल ईएमआई में अगर आप ये 26,000 3 ईएमआई का कितना इंटरेस्ट बता रहा है, 14% पा रहा ना, तो कोई भी एसेट लीज में लोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, तभी वहां पर थोड़ी ना Yes, लो sir. कॉस्ट ईएमआई होगा। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये लीज में कॉस्ट बढ़ जाता है बट आपके पास से इतना पैसा एक साथ में नहीं निकलता, ये वाला बात का एक फैसिलिटीज आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा कीजिएगा कि जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हो लीज में लेने के लिए, ठीक है, तो ये भी उनको सजेस्ट कीजिए कि लीज में लोगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट सर पॉकेट में कैश नहीं होगा तो डे टू डे बिजनेस को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, डे टू डे लाइफ को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए सर। तो फिर अल्टीमेटली जनरल एडवाइस क्या निकलता है सर, जनरल एडवाइस क्या निकलता है, जनरल एडवाइस ऐसे निकलता है, कैश इज एन आइडल एसेट, क्या है, आइडल है, कैश इज एन आइडल एसेट, मतलब ये चुपचाप पड़ा रहता है विथ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। क्या है सर, विथ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अरे भाई पैसा ही तो है जो अपॉर्चुनिटी को क्या कर देते हैं सर, सिंपल सी चीज को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बना देता है। कैश इज एन आइडल एसेट विथ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है। सो फार्म मतलब जो भी बिजनेस है, फार्म शुड एक्सेलरेट, क्या करेगा, एक्सेलरेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब जिनको आप बेचे हो उनसे जल्दी करो, एक्सेलरेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब डेटर से जल्दी कलेक्ट करो, एंड स्लो डाउन किसको, अरे बोलो सर, स्लो क्रेडिटर। डाउन किसको, वेरी गुड, स्लो डाउन पेमेंट टू सप्लायर। ऑब्वियसली इतना स्लो डाउन ना कर दो कि वो गुस्से में आपको सप्लाई करना बंद कर दे। ठीक है, स्लो डाउन पेमेंट टू सप्लायर और क्रेडिटर, जो भी बोला। ठीक है, तो कैश को इतने अच्छे से यूज करना जानना चाहिए, ताकि ये जनरल एडवाइस है, ठीक है, कि इतने अच्छे से कैश को यूज करो ताकि कैश के थ्रू से आप ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओ।
अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अभी इन्वेस्टमेंट करके रखो, जब जरूरत होगा तब यूज करना, ठीक है। मतलब पैसा है बोल के कुछ नहीं करना चाहिए कि भाई अभी खर्चा कर दो, हाँ पैसा आएगा, अरे भाई ऐसा नहीं होता। पैसा जब आना है सही टाइम पे ही पैसा आएगा, आपके कहने पे पैसा नहीं आ जाता, आपके कहने पे पैसा नहीं आता, पैसा राइट टाइम पे राइट टाइमिंग्स में खर्चा करने से आता है। ये सर नो, क्या आप खर्चा कर दोगे तो पैसा आ जाएगा? नहीं, पैसा ज्यादा रहने से खर्चा करने का मन बहुत लोगों को करता है, बट सर पैसा को कहाँ पर कितना किस टाइम पे, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कहाँ कर रहे हैं। बारिश के टाइम पे छतरी में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आएगा, उस टाइम पे सनग्लास में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ी ना पैसा मिलेगा। हाँ सर, रेनी सीजन में किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा लॉजिकल है, अम्ब्रेला में या सनग्लास में? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। कॉमन सेंस है, ठीक है। तो किस टाइम पे क्या करना है, ये सिंपल बात था इसलिए मैं सिंपली समझाया, सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो किस मोमेंट में किस चीज में पैसा है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे पता चल जाएगा, ठीक है सर। तो बेसिकली ये था कैश मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड कैश प्लानिंग का इंट्रो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कैश प्लानिंग का एडवांस लेवल, जहां पर कैश बजट सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, कॉस्टिंग वाला फीलिंग आएगा। बट सर कॉस्टिंग वाला फीलिंग के साथ साथ फाइनेंस वाला फीलिंग भी आएगा, मतलब वहां पर हम लोग एनालिसिस भी देंगे, ठीक है। ओके सर, कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज आज तो इतना ही है। टाटा सर। ओके सर, टाटा, बाय सर। राखছি दादा, गुड नाइट। बाय सर।